डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मैं बिहार के पटना शहर का रहने वाला हूँ। मैं एक छोटा सा लेखक हूँ जो गांव-गांव जाकर लोगों की सच्ची कहानियाँ किताबों में लिखता हूँ। मेरी ये किताबें ज़्यादा नहीं बिकती क्योंकि लोगों को मसाला बहुत पसंद है। मैं कई न्यूज़ एजेंसी से बात कर चुका हूँ कि क्या वो मेरी इन कहानियों को अपनी अखबारों में छापने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी मेरी बात मानता ही नहीं। इसीलिए कमाई के साधन भी कम होते जा रहे हैं। मैं गांव-गांव भटकता हूँ, लोगों की ज़ुबानी उनकी कहानियाँ अपनी किताबों में डालता हूँ और लोगों तक पहुँचाता हूँ। लेकिन लोगों को ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद नहीं है। लोगों को मसाले से भरी कहानियाँ पसंद हैं, जिनमें किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए या बाकियों से बहुत कुछ अलग हो जाए, ऐसी कहानी हो। वैसे लेखकों की किताबें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। पिछले ही महीने इसी कारण मैं एक गांव में पहुंचा जहां पर चुड़ैल की कहानियां सुनाई जाती थीं। मैं वहां जाकर गांव में रहा और लोगों से पूछने लगा कि कब उन्हें चुड़ैल नजर आती है, तो उन्होंने बताया कि रात के 12 बजे। मैं रात के 12 बजे गलियों में घूमने लगा था और तब मुझे काले कपड़े पहने एक औरत नजर आई। वो मेरे पीछे भागने लगी थी और मैं भी डरकर चीखता हुआ, दरवाजे खटखटाता हुआ उस गांव में इधर उधर भागने लगा था। कोई भी दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। अंत में मैं एक चौराहे पर पहुंचा, लेकिन वहां पर आगे निकलते ही रास्ता बंद था। मैंने गलत चुनाव कर लिया था और मैं वहां पर फंस गया। वो औरत मेरे पीछे ही थी। वो बार बार मुझे डराती जा रही थी और उसके बाल चेहरे के आगे की तरफ गिरे हुए थे। वहां पर मैंने हिम्मत दिखाई और उसे धक्का दे दिया। वो पीछे जा गिरी और तब जाकर उस गांव की सच्चाई सबके सामने आई। वो औरत वहां पर रहा करती थी और लोग उसे बहुत परेशान करते थे। इसीलिए वो रात को इस तरह चुड़ैल बनकर उस गांव वालों को डराने की कोशिश करती थी। उसका भांडाफोड़ मैंने किया था और जब मैंने इस पर एक किताब लिखी, वो किताब अच्छी चली, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। लोग उस चुड़ैल के बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए वो किताब बहुत ज़्यादा बिक गई थी। इस किताब ने मेरे कर्ज मुझसे दूर कर दिए थे। मेरे पास काफ़ी अच्छे पैसे आ गए थे और मुझे आइडिया भी आ गया था। साधारण कहानियाँ लोग सुनना नहीं चाहते और मैं उनके लिए गांव-गांव भटकूंगा नहीं। मैं ऐसी कहानियाँ ढूंढूंगा जो बाकी सबसे अलग हों। भूत प्रेत की कहानियाँ सुनना सबको पसंद होता है, तो मैं हर गांव के हिस्से में जाऊंगा। जो भी कोई इस तरह की कहानी सुनाएगा, मैं उसका भांडाफोड़ करूंगा और सच सबके सामने लाऊंगा। शायद इसी तरह मेरी किताबें बहुत ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएं। ये किताब अब भी बिक रही थी और थोड़ी थोड़ी रॉयल्टी के पैसे मुझे मिलते जा रहे थे। मैं बहुत खुश था। आखिरकार एक तरफ से पैसे आने शुरू तो हुए। मैं अपनी सारी जान पहचान का इस्तेमाल कर चुका था। हर जगह मैं अपनी विजिटिंग कार्ड दे चुका था। मैं चाहता था कोई मुझे कॉल करे और बताए यहाँ पर कोई भूत है, यहाँ पर कोई प्रेत है। और आखिरकार मुझे एक कॉल आ ही गई, जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। एक छोटे से कस्बे कमलपुर के पास ही एक छोटा गांव लगता है। वहां पर कहा जाता है एक किला है जहां एक डायन रहती है। वो रात को नज़र आती है और दिन के वक्त वहां से गायब हो जाती है। रात के वक्त जो भी उसके करीब जाता है वो उसका खून चूस लेती है। ये खबर बहुत ही अच्छी थी और इस पर अगर मैं किताब लिखता तो बहुत चलने वाली थी। ये पहली किताब होगी जो मैं किसी डायन पर लिखूंगा और जब इसकी सच्चाई सामने ला दूंगा, पहले तो वो गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे दे देंगे। उसके बाद जो किताब बिकेगी उससे पैसे अलग आएंगे और हो सकता है मेरा नाम इसी तरह से बन जाए कि मैं भूतों को इस तरह से दूर भगाता हूँ या उनकी सच्चाई सामने लेकर आता हूँ। कमलपुर कस्बा नेपाल के बॉर्डर के करीब लगता है और इस गांव का नाम मुझे नहीं बताया गया था।
उसके बारे में सही जानकारी मुझे वहाँ पर पहुँच कर ही मिलती। तो मैं भी अपनी बाइक उठाकर कमलपुर पहुँच गया और मुझे बहुत घंटे लग गए वहाँ पर पहुँचने में। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ एक महिला जिसने मुझे फ़ोन करके इस चीज़ के बारे में बताया था वो खड़ी थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं उससे बात करने लगा लेकिन वो मुझे उस गांव के बारे में नहीं बता रही थी। मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि ये कोई सच्ची घटना नहीं है बल्कि ये बनावटी बातें बता रही है। उसके बाद उसने मुझसे 1000 रुपये मांगे। उसने कहा मैं पूरी घटना तुम्हें बता दूंगी, मुझे 1000 चाहिए। मेरे पास पैसों की कमी है, इसलिए अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें पूरा रास्ता बताऊंगी, पूरी घटना बताऊंगी जो आम लोगों को नहीं बताई जाती। मैं क्या करता, मैं उसे पैसे देना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पहली किताब से काफ़ी पैसे मिले थे और मेरी पॉकेट में भी पैसे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे खर्च कर ही लूँ। 1000 की तो बात है, अगर वो घटना सच्ची हुई तो बात बन जाएगी, और वैसे भी अगर सच में उस बात को छिपाया जा रहा है तो मैं पहला ही हूँ जिसे इसके बारे में पूरी सच्चाई पता होगी। मैंने उसे 1000 रुपये थमाए और उसने बता दिया कि यहाँ पास में ही एक गांव है, उसे नल वाला गांव कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बड़ा सा सीमेंट का नल बनाया गया है। तुम्हें वहाँ पहुँचकर ही पता चल जाएगा। चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ वो गांव एक महल के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन उस गांव का नाम कोई नहीं लेता। कहते हैं कि वहाँ मनहूसियत है जो नाम लेने पर आपके साथ जुड़ जाती है, आपके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। जब तुम उस गांव में जाओगे किसी के मुंह से उस गांव का नाम सुन नहीं पाओगे। हर कोई लिखकर ही बताता है, कोई भी बोलता नहीं। यहाँ से पहला गांव पार करते ही दूसरा गांव वही है और ये सड़क सीधी वहीं तक जाती है। वहाँ पहले ही सड़क खत्म हो जाएगी, इसलिए रुक मत जाना। उसके बाद एक पगडंडी आएगी, पगडंडी सीधा तुम्हें उस गांव में ले जाएगी और बड़ा सा नल देखकर तुम समझ जाना यही वो गांव है। लोगों से बात करना कि मैं डायन की बात सुनकर यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद गांव वाले भी बीच बीच में काट कर तुम्हें बात बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर माना जाता है ना उस गांव का नाम लेना है ना उस किले का। हर मनूस चीज़ का वहाँ पर नाम नहीं लिया जाता। उस औरत ने मुझे ये खबर तो बता दी थी। मुझे डर लग रहा था कहीं मैं बाइक लेकर उस तरफ जाऊं और मुझे कभी वो नल वाला गांव मिले ही ना। ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। 1000 रुपये लेने के लिए ये घटना के बारे में झूठी मूठी बातें तो नहीं बना रही। इसके बाद वो सामने छोटी सी दुकान करती थी और उसने कहा, अगर तुम्हें वो गांव नहीं मिले तो यहीं पर आ जाना, ये मेरी छोटी सी दुकान है, यहाँ पर ही मिलूंगी मैं। उसके बाद और चीज़ें बता दूंगी अगर तुम कुछ और जानना चाहते हो तो। मेरे पास और भी बहुत डायन और चुड़ैलों की कहानियाँ हैं। आसपास के गांव में ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, मैं तुम्हें हर जगह भेजूंगी। ये बात सुनकर मैं पहले गांव की तरफ निकल गया। सड़क काफ़ी चौड़ी थी और उसका शायद इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा, इसलिए कहीं से भी वो टूटी नहीं हुई थी। बड़े आराम से मैं बाइक लेकर पहले गांव पहुंच गया। वहां भी कुछ लोगों से पूछा कि नल वाला गांव कहाँ है। उन्होंने इशारा कर दिया आगे की तरफ। मैं उस तरफ बढ़ चला। फिर जैसे ही मैं आगे पहुंचा, सड़क एक जगह पर ख़त्म थी और उसके बाद एक छोटी सी पगडंडी थी जो नदी के बिल्कुल करीब से निकलती थी। मैं उस पगडंडी के सहारे बाइक को ले जाता रहा और वहाँ पर कई जगह मिट्टी नीचे को दबी हुई थी, इसलिए बाइक वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल भरा हो रहा था। मेरे आसपास से कई लोग बैलगाड़ी लेकर निकले थे और मैं उनसे सवाल नहीं करना चाहता था, वो गुस्सा लग रहे थे। कई लोग वहाँ भेड़ बकरियाँ लेकर निकले। मैं किसी से कुछ नहीं पूछ रहा था, बस उस पगडंडी के सहारे आगे बढ़े जा रहा था। सच में आगे मुझे बड़ा सा नल नज़र आया जो काफ़ी टूटा फूटा हुआ था और सीमेंट का बना हुआ था। वहाँ एक बोर्ड लगा था जिस पर जो नाम लिखा था उसे मिटाया जा चुका था, शायद मनुष्यत के कारण। लेकिन मैं समझ गया था ये पेड़ वाला गांव है, नल वाला गांव जिसके बारे में उस औरत ने बताया था। मैं सबसे पहले आगे एक छोटी सी किराने की दुकान में जाकर पूछने लगा, क्या यहाँ पर कोई महल है, कोई किला, कुछ ऐसा जो बहुत पुराना है और कोई भूत प्रेत की कहानी भी सुनने को मिलती है? मैं इसका सच जानने आया हूँ। पहले तो वो दुकान वाला थोड़ा सा हिचक रहा था, मुझे कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाद मैंने उसे 100 रुपये पकड़ा दिए और कहा, तुम इस पैसे को ले लो और मुझे सच्चाई बता दो।
देखो, मैं बस इसे जानना चाहता हूँ और कुछ समय के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। क्या तुम ऐसे भी नहीं करोगे? मैं बहुत लोगों को यहाँ पर लेकर आऊँगा, तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी, यकीन करो मेरा। उस आदमी की आंखें थोड़ी सी चमक गई थी और उसने कहा, ठीक है साहब। इस गांव के बिल्कुल पीछे जंगल सा शुरू हो जाता है। एक तरफ नेपाल का बॉर्डर है और दूसरी तरफ घना सा जंगल है। वहां पर एक प्राचीन किला है जो काफी हद तक टूटा फूटा है। उस किले के करीब कोई नहीं जाता। लोगों का कहना है कि वहां पर एक डायन रहती है। वो डायन रात के समय नजर आती है और जो भी उसके करीब जाता है वो उसे चिपक सी जाती है और उसका खून चूस लेती है। आप भी रात को वहां जाने की कोशिश मत करिएगा। इस गांव में रहिएगा और आनंद मानिए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे फल खिलाएंगे हम। इसके बाद मैंने उसी किराने वाले से ये कह दिया, मुझे 2-4 दिन के लिए कमरा चाहिए। यहाँ बिल्कुल सस्ता सा कमरा कहीं मिल जाए तो बता देना। बेड लगा हो, खाने का इंतज़ाम हो जाए, बस मुझे 4 दिन रहना है। तुम इंतज़ाम कर दो, तुम्हें मैं 100 रुपये और दे दूंगा। और सस्ता ही करना, ज़्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हें देना चाहता हूँ। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने अपनी दुकान बंद की और मुझे एक घर की तरफ ले गया। वो साफ सुथरा मकान था और पक्का था। उसने उसे खोला और वो पूरा खाली था और वहाँ सिर्फ एक बेड लगा हुआ था, वो भी एक ही कमरे में। उसकी रसोई को भी बंद किया गया था, लेकिन वो कमरा साफ सुथरा था, पंखा लगा हुआ था, इसी के साथ टीवी भी लगा हुआ था। उस आदमी ने कहा, यहाँ कभी कभी मैं आता हूँ। ये मालिक का कमरा है, वो पटना में रहते हैं, यहाँ कभी नहीं आते। तुम यहाँ 4 दिन के लिए रह सकते हो, मैं इसका किराया लूँगा। मैंने उसे कहा, ठीक है, 100 रुपये मैं तुम्हें वैसे देने वाला था, ये लो 100 रुपये इस कमरे के, और उसके लिए मैं तुम्हें अलग से 100 रुपये दूंगा। देखो, इतने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, सब कुछ अब तुम्हें ही करना होगा। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें सबसे सस्ते में ही करना होगा। वो तो बहुत ज़्यादा खुश था और मुझे वो कमरा देखकर खुशी हो रही थी। वो वहाँ से चला गया मेरे लिए खाना लेने के लिए, और उसके बाद मैं आसपास घूमना शुरू हो गया। मैं गांव वालों से बात कर रहा था, लोगों से मिल रहा था, उन्हें बता रहा था कि मैं एक लेखक हूँ, इसी तरह से गांव-गांव घूमता हूँ, लोगों की कहानियाँ लिखता हूँ। मैं उन्हें ये नहीं बताना चाहता था कि मैं यहाँ पर उस डायन के लिए आया हूँ। मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार इस तरह गाँव वाले डर जाते हैं और जो भी बाहर से आया होता है उसे भगा देते हैं। मैं ऐसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए मैं और बातें किए जा रहा था। धीरे धीरे गांव वाले मुझे पहचानने लगे थे। उनमें से कई लोगों ने मेरे बारे में सुन रखा था कि मैं और गांव में घूमता रहता हूं। वो मुझे खुद इस गांव में बुलाना चाहते थे, क्योंकि इसका इतिहास बहुत पुराना था। यहाँ पर किसी ज़माने में युद्ध हुआ करते थे। किसी ज़माने में यहाँ पर महल था जिसे तोड़कर उसका सोना लूट लिया गया। इस तरह की कई कहानियां गांव वाले सुनाए जा रहे थे, और उस गांव का सरपंच भी मुझे बहुत पसंद करने लगा था। मैं इसी तरह से पूरा दिन बातें करता रहा, और शाम ढलते ढलते उनका यकीन मुझ पर पूरी तरह बढ़ चुका था। और तब मैंने उस डायन की बात भी शुरू कर दी। मैंने उनसे कहा कि मैंने सुना है यहाँ पर एक किला है, मुझे उसके बारे में भी जानना है। पहले तो कोई बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कान देखकर वो मुझे बात बताने लगे, और उन्होंने कहा कि वो किला बहुत प्राचीन है। कहते हैं कि वहाँ पर शाप के कारण एक डायन रहा करती है, और वो डायन हर किसी को नजर आती है। जो भी रात के समय किले के आसपास जाता है, वहाँ पर एक रोशनी नजर आना शुरू हो जाती है। जब भी कोई रोशनी के और करीब जाता है तो उसे डायन नज़र आती है, और वो डायन उस रोशनी के करीब ही रहती है। लेकिन अगर बिना डरे कोई बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाए तो वो डायन उससे चिपक जाती है, उसका खून चूस लेती है। लेकिन अब तक उस डायन ने किसी को मारा नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कुछ नई बातें भी बताईं। उन्होंने बताया कि वो डायन उस किले के बाहर ही नज़र आती है, अंदर बिल्कुल नज़र नहीं आती। उससे बचते बचाते जो भी उस किले के अंदर पहुंच जाता है, कहते हैं कि वहाँ पर एक पिशाच रहता है। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, और अगर किसी को वो पकड़ ले तो उसकी जान लेकर ही रहता है। वो वहाँ से बाहर निकलने किसी को नहीं देता। रात के वक्त इसीलिए उस किले के आसपास जाने से सबको मना किया जाता है, और वहाँ की बात करना भी अशुभ माना जाता है।
तुम अच्छे हो इसलिए हम सब बात कर रहे हैं। मुझे इस पिशाच के बारे में पहले नहीं पता था और अब शाम के लगभग 6 बज चुके थे। अंधेरा होने वाला था। मैं इंतज़ार कर रहा था, अपनी तैयारी कर रहा था और मुझे वहीं पर जाना था। मैंने उन सब से बातों बातों में ये तो पता कर लिया था कि वो किला कहाँ पर है और वहाँ जाने का रास्ता क्या है, लेकिन उनकी आंखों में अभी तक शक नहीं आया था। तो मैं रात होते ही उस तरफ निकल गया। हाथ में मैंने मशाल पकड़ रखी थी। मैं इसी तरह से गांव में इधर उधर घूम रहा था तो उनको लग रहा था कि मैं रात के समय भी लोगों से बात करने के लिए घूम रहा हूँ, लेकिन मैं चल पड़ा था उस किले की ओर। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था और भूत प्रेत पर मैं यकीन नहीं करता। उस डायन का पर्दाफाश करूंगा और उस किले की भी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। आखिर और क्या राज दफन है उस किले में, सब कुछ आज रात मुझे जानना ही है। वहाँ चलकर जाने में काफ़ी समय लगने वाला था, इसीलिए मैंने खाने पीने का सामान भी अपने पास ही रख लिया था। एक छोटा सा बैग मैंने कंधे से टांगा हुआ था और मैं उन झाड़ियों से निकलकर उस पगडंडी पर पहुंच चुका था। पगडंडी से रास्ता आसान लग रहा था क्योंकि कई लोग उस किले के आसपास दिन के समय जाते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े बाग हैं जिसमें कई फल लगे हुए हैं। लोग उस किले की तरफ तो नहीं जाते, वहाँ से घूमकर आगे बागों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन मुझे उस किले में ही जाना था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मैं पेड़ों को देख रहा था। यहाँ पर भी फल के कई पेड़ लगे हुए थे और उन पर फल भी लगे हुए थे। वहाँ उन पेड़ों के बीच से निकलकर जाते हुए वो रोशनी बड़ी ही चमकदार सी लग रही थी। वो रोशनी चांद की थी जो फलों के ऊपर पड़ी उस ओस के कारण मेरी आंखों में पड़ रही थी और मुझे बीच बीच में लगता जैसे कोई चीज़ चमक रही है। पूरा का पूरा जंगल ही चमकता हुआ लग रहा था, ये ओस के कारण था। रात के समय जंगल से आ रही आवाज़ें भी थोड़ा थोड़ा डराती हैं। मैंने हाथ में छोटे छोटे हथियार रखे हुए थे ताकि किसी जानवर का सामना होने पर भी उसे मैं संभाल सकता। इसी के साथ मेरे हाथ में एक डंडा भी था, उसका इस्तेमाल तो बुरे वक्त पर ही करूँगा। मैं इसी तरह काफ़ी आगे बढ़ चला था और ये रास्ता इतना लंबा था मुझे पता नहीं था। लगभग 3 किलोमीटर तक तो मैं चलता रहा और यहाँ तक फलों के वो पेड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे और वो किला दिखने का नाम नहीं ले रहा था। आगे मुझे एक पहाड़ी सी नज़र आई और वो थोड़ी थोड़ी चमक सी रही थी। वहाँ पर मुझे टूटा फूटा किला भी नज़र आ गया और मैं जान गया था वो यहीं पर है। और सभी बाग बिल्कुल नीचे थे और वो किला उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। ज़्यादा बड़ा किला नहीं था, लेकिन किसी ज़माने में ये भव्य रहा होगा। वहाँ से एक रोशनी की किरण आ रही थी। मुझे लगा शायद ये चांद की रोशनी होगी जो किसी चीज़ से टकराकर मेरी आंखों में पड़ रही है, लेकिन मैं जैसे जैसे करीब जाता गया वो रोशनी का रंग देखकर मुझे पता लग रहा था ये पीले रंग की रोशनी है जो आग के कारण ही निकल सकती है। मैं उस रोशनी को देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो रोशनी किले के अंदर से नहीं आ रही थी बल्कि किले के बाहर से आ रही थी। किले के पास से ही जैसे किसी ने आग जला रखी हो और मेरे दिमाग में वो कहानी घूमने लगी। यहाँ पर एक डायन है जो आग जलाए रखती है और लोगों का खून चूसती है। मुझे उससे डरना नहीं है, उसकी सच्चाई जाननी है। मैं उसी तरफ बढ़ रहा था और वो आग करीब आते आते पूरी तरह से दिखना शुरू हो गई थी। ये लकड़ियों से जलाई हुई आग थी जिसका धुआं ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा रहा था, उसे बार बार सुलगाया जा रहा था तो कोई ना कोई उसके करीब भी बैठा होगा। मैं जैसे ही उस आग के ज़्यादा करीब पहुंचा, वहाँ सच में मैंने एक औरत को बैठे हुए देखा। उसने साड़ी पहन रखी थी और मेरा दिमाग चकराने लगा। पहले मैं थोड़ा सा डर गया, मुझे उससे खतरा भी हो सकता है, और मैं फिर भी उसके करीब जाए जा रहा था। और मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। उसका चेहरा काफ़ी भयानक सा लग रहा था, जैसे बुरा मेकअप किया हो उसने। उसकी साड़ी चमक रही थी जो बिल्कुल नई की तरह लग रही थी। मुझे अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, ये डराने के लिए नई साड़ी पहनकर इस तरह यहाँ नहीं बैठ सकती। आखिर कोई हर रोज़ नई साड़ी लेकर यहाँ क्यों बैठता होगा? हो सकता है गांव वाले मुझे डराने के लिए यहाँ किसी औरत को छोड़ गए होंगे। उन्हें पता होगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। हो कुछ भी सकता है, लेकिन मैं सच्चाई जाने बिना यहाँ से जाने नहीं वाला। मैं अभी उस आग से काफ़ी दूर था और उसकी रोशनी मेरे करीब नहीं पहुँची थी।
मेरे दिमाग में वो ख्याल था कि वो आग की रोशनी में ही लोगों को चिपक जाती है। मैं उस आग की रोशनी के काफ़ी करीब तक पहुंच गया था और एक पेड़ के पीछे से आंख निकालकर मैं उसी तरफ देखे जा रहा था। वो भयानक सा चेहरा, जैसे बड़ा बुरा मेकअप किया हो, और वो औरत खड़ी हो गई। उसके बाद उसने 4 कदम मेरी तरफ बढ़ाए, जैसे उसे पता हो मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। उसने अपने बाल एक तरफ किए और आंखें मेरी तरफ गड़ा ली। मैं जैसे ही आंख निकालकर उसकी तरफ देखता, वो हंसना शुरू कर देती। मैं आंख बिल्कुल अंदर की तरफ कर लेता। बार बार मैं पेड़ के कभी इधर से देखता, कभी उधर से देखता, और एक बार जब मैंने अपना सर पेड़ के पीछे किया और दोबारा देखने के लिए आंख बाहर निकाली, एक झटके में वो पेड़ के करीब आ गई थी। वो तो रोशनी में थी, मैं अंधेरे में था, और वहाँ मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। इतना लंबा फासला उसने एक झटके में कैसे पार कर लिया, और वहाँ पर पैरों के कोई निशान तक नहीं बने थे। और उसके बाद वो भयानक चेहरा एक ही क्षण में खूबसूरत चेहरा बन गया, जैसे उसने अपना रंग बदल लिया था, और वो भी मेरी आंखों के सामने। इस चीज़ ने मुझे डरा दिया था, मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया था कि साधारण औरत ऐसा कैसे कर सकती है। कहीं सच में ये डायन तो नहीं। उसके बाद वो हंसने लगी और उसकी हंसी बहुत ऊंची थी। उसकी हंसी सुनकर मैं पीछे की तरफ भागने लगा। मुझे डर लगने लगा था। जब आपको डर लगता है, भले ही आप कितने ही बहादुर हों, आपके कदम पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, और उसे इस तरह से रंग बदलते देख मेरे कदम भी पीछे हटना शुरू हो गए थे। मैं वहाँ से भागा। मैं वहाँ से गांव की तरफ भाग रहा था, और मुझे पीछे से हंसी की आवाज़ आ रही थी। उसने मेरा पीछा नहीं किया, लेकिन मैं डरा डरा सा गांव में वापस आ गया। जब मैं गांव की तरफ आ रहा था, मैंने देखा गांव के लोग अभी तक सोए नहीं थे और बाहर ही घूम रहे थे। कई लोगों ने मुझे देखा इस तरफ से आते हुए, और वो मेरी तरफ बुरी तरह से देख रहे थे, जैसे वो अभी मुझे कुछ करने वाले हैं। वो गुस्से में थे कि मैं वहाँ क्या करने गया हूँ। उसके बाद नज़रें झुकाए मैं उनके सामने से निकल गया और अपने कमरे में पहुँच गया। मेरे कमरे में खाने का सामान उस दुकानदार ने रखा हुआ था, जिसे खाकर मैं सोने की कोशिश तो करता रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे, मेरी नींद उड़ा दी थी। पहले वो भयानक सी औरत, और उसने जैसे रंग बदला था, वो चेहरा इतना खूबसूरत था कि मेरी नज़रें हट नहीं रही थी। सच में इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी, और औरत से लड़की वो एक ही क्षण में बन गई थी। अगले दिन भी मेरे मन में यही ख्याल था, आखिर वो सच में डायन थी? वो इतनी सुंदर थी या भयानक थी? आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है? यहाँ आकर मैं सच्चाई सामने लाना चाहता था, और कल रात डर कर मैं वहाँ से भाग निकला। मुझे इसकी सच्चाई जाननी ही होगी, क्योंकि खाली हाथ यहाँ से मैं गया तो मेरी किताब बिकेगी नहीं और मैं पैसे कमा नहीं पाऊंगा। अपनी रोजी रोटी चलाए रखने के लिए मुझे वहाँ पर दोबारा जाना होगा। आज रात मैं वहाँ पर दोबारा जाऊंगा। पूरा दिन मैं लोगों से पूछता रहा वहाँ की क्या क्या घटनाएं हुई हैं। मुझे हर तरफ से यही जानकारी मिली, उस डायन ने किसी को मारा नहीं है, बस वो लोगों का खून चूस लेती है और उन्हें कमज़ोर करके छोड़ देती है। जान कभी नहीं लेती। बस उस किले के अंदर एक ऐसा पिशाच है जो जान लेता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। बाहर वो डायन जिसे भी मिली है उसे कभी मारा नहीं है। पूरा दिन लोगों से घटनाओं की जानकारी मैं लेता रहा और रात को तैयारी करके दोबारा से उसी तरफ निकल पड़ा। मुझे कई लोगों ने कहा था मैं वहाँ ना जाऊँ, लेकिन उन्होंने जैसे ही उस डायन की चीज़ें मुझे बताईं, वो घटनाओं की जानकारी दी, मैं जान गया था वो मुझे मारेगी नहीं, जिंदा तो छोड़ ही देगी। और किताब लिखने के लिए अगर मुझ पर ही हमला हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं पीड़ित दिखाऊंगा और किताब ज़्यादा बिकेगी। आज मैं वहाँ से भागूंगा नहीं, उसका सामना करूँगा। मुझे पूरा रास्ता याद था और धीरे धीरे चलते हुए मैंने पूरा रास्ता पार कर लिया था। मैं उसी पेड़ के करीब पहुंच गया और वहां पर फिर से आग लगी हुई थी। वो लकड़ियों से आग जलाकर एक तरफ बैठी हुई थी और भयानक सी लग रही थी। मैं पेड़ के एक तरफ से उसे देखे जा रहा था और वहां से मैंने आवाज़ लगाई, सुनिए। मुझे इस तरह आवाज़ लगाते देख वो भी हैरान हो गई और तब उसके उड़ने की रफ्तार देखी मैंने।
मैंने अपनी आंखें झपकी थी और जैसे ही मैंने आंख खोली मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। ये बहुत बड़ी दूरी थी जो उसने एक क्षण में पार कर ली थी और अब उसका भयानक चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मेरी टांगें कांपने लगी थी। आखिर इतना भयानक चेहरा देखकर आप डर ही जाएंगे। मेरे हाथ भी कांपना शुरू हो गए थे। उसने कहा, क्या? उसने ये कहा था और मेरे गले से आवाज़ ना निकल रही थी। मैं तुतलाता हुआ बोल रहा था और आवाज़ और शब्द मेल नहीं खा रहे थे। मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोला। और उसके बाद उसने अपना रूप बदल लिया। उसका खूबसूरत चेहरा देखकर मुझे अब डर कम लगने लगा था। मेरी टांगें कांपना बंद हो गई थी, मेरे हाथ भी कांपना बंद हो गए थे। उसका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे बिल्कुल सामने था और तब मैंने कुछ शब्द कहे। तुम हो क्या चीज़? कभी तुम बदसूरत नज़र आती हो, कभी सुंदर नज़र आती हो। मैंने सुन रखा है तुम डायन हो, तुम यहाँ पर लोगों का शिकार करती हो। मेरे ये शब्द सुनते ही उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो उतर गई थी। वो जैसे उदास सी हो गई थी और उसने अपने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। उसने मुझे कहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे दोबारा नज़र मत आना वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं वहीं पर खड़ा था। मैं उससे पूछ रहा था, आखिर तुम यहाँ पर लोगों का शिकार क्यों करती हो? तुम वैसे तो डरावनी दिखती हो लेकिन तुम सुंदर भी तो दिख सकती हो। ऐसे सुंदर बनकर लोगों के बीच रहो, किसी का बुरा मत करो, अच्छी जिंदगी जियो। क्यों इस किले के आसपास इस तरह डरावना रूप धारण करके लोगों को डराती रहती हो? तुम चाहती क्या हो? मैंने सुना है तुम लोगों का खून चूसती हो, लेकिन क्यों? उसके कदम रुक गए थे और उसका चेहरा उतरा हुआ था। उदास चेहरा मैं देख रहा था, लेकिन वो अभी भी उस आग की रोशनी में थी और मैं अंधेरे में था। मैं जानता था वो मुझे उस रोशनी में लाना चाहेगी और उसके बाद वो मेरा खून चूस लेगी, इसीलिए मैं अंधेरे में ही खड़ा था। उसने कहा, आगे बढ़ाओ, रोशनी में आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। इस तरह से अंधेरे में क्यों खड़े हो? मैंने कहा, नहीं, मुझे पता है तुम्हारी शक्ति इस रोशनी के करीब ही रहती है। तुमने कभी अंधेरे में किसी पर हमला नहीं किया। मुझे लगता है यहीं पर रहना मेरे लिए अच्छा होगा। अब वो मुस्कुराने लगी थी। उसने कहा, तुम जानते तो सब हो, फिर भी मेरे करीब क्यों आए हो? तुम्हें पता तो है मैं डायन हूँ, मैं लोगों का शिकार करती हूँ। तुम फिर भी डर नहीं रहे, भाग नहीं रहे। तुम्हें सब पता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तब मैंने कहा, मैं एक लेखक हूँ, मैं कहानियाँ लिखता हूँ, लोगों की आप बीती बताता हूँ, पूरी दुनिया को सुनाता हूँ। तुम्हारे साथ क्या हुआ? कैसे तुम डायन बन गई? क्या डायन भी इंसान होती हैं या वो चुड़ैल होती हैं या वो सिर्फ आत्मा होती हैं जो ऐसे बन जाती हैं? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया करता था। जिंदगी में कल पहली बार मैंने ऐसी शक्ति देखी। मैं तो हैरान हो गया था। मैं आमतौर पर डरता नहीं, लेकिन वो भयानक चेहरा जिस तरह से तुमने बदल लिया था, मेरे पैर कांप गए थे। मैं डर कर गाँव भाग गया। आज फिर से आया हूँ, सच्चाई जानना चाहता हूँ। उस डायन ने कहा, रोशनी में आ जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मैं फिर भी अंधेरे में ही खड़ा था। मुझे उस पर यकीन नहीं था। मैंने कहा, कहानी बतानी हो तो यहीं से बताओ, मैं यहीं से जानना चाहूँगा। वो हंसने लगी। उसने कहा, तुम चालाक बहुत हो। मुझे पता है तुम रोशनी में नहीं आओगे, इसलिए मैं रोशनी में खड़ी रहती हूँ, तुम अंधेरे में खड़े रहो। बात खत्म होगी तो वहीं से चले जाना। मैंने भी हामी भर दी तो उसने बताना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है डायन कोई चुड़ैल की तरह मरी हुई आत्मा होती है? हम जिंदा हैं, बस शाप के कारण फंसे हुए होते हैं। उसके बाद काली शक्तियों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं ले सकते। मैं भी जिंदा थी। मैं काला जादू सीखा करती थी और धीरे धीरे काला जादू हम पर असर करता है और हमें इस तरह से डायन बना देता है। हम आम लोगों के साथ नहीं रह सकते क्योंकि काली शक्तियाँ इस तरह से अकेलेपन में रहती हैं। काला जादू ही वो शाप है जो हमसे चिपक जाता है और हम इस तरह से पूरी जगहों में खींचे हुए आते हैं। ये किला भी शापित है और एक शाप दूसरे शाप को हमेशा खींचता है। एक शापित डायन हमेशा ऐसी जगह पर खींची आती है और यहाँ पर आकर मैं फंस गई हूँ। यहाँ इसी तरह से मैं आग जलाकर रात को निकलती हूँ।
रात को ही जिंदगी जीती हूँ और जैसे ही रोशनी होती है मुझे दोबारा जैसे ज़मीन में दफन होना पड़ता है। रात ही मेरी ज़िंदगी है और यहाँ पर मैं खून इसलिए पीती हूँ क्योंकि मुझे भी जवान रहना है, खूबसूरत रहना है और लोगों का खून पीकर मुझे शक्ति मिलती है, मेरी उम्र बढ़ जाती है। मैं किसी को मारती नहीं क्योंकि मुझे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता। भले ही कई डायनें इस तरह से लोगों को मारकर उनसे शक्तियाँ सोख लेती हैं और इन शक्तियों का इस्तेमाल वो कई कामों के लिए कर सकती हैं, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहती, बस जिंदा रहना चाहती हूँ जब तक रह सकूँ। उसके बाद मैंने उससे कहा, सब डायनें ऐसे नहीं होती, एक खास जगह से जुड़ी नहीं होती। कई डायनें तो एक जगह से भागकर दूसरी जगह चली जाती हैं, दिन के वक्त भी जीती हैं। मैंने तो बहुत कहानियाँ सुन रखी हैं। उसने कहा, हाँ होती हैं, तुम्हें कहा तो है, हम शाप से बंधी होती हैं और पहला शाप तो मेरा डायन का है जिस कारण मैं इस तरह की हूँ। लेकिन फिर भी दूसरा शाप जो इस किले से जुड़ा है उसने मुझे यहाँ ज़मीन में दफन कर रखा है। यहाँ से वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसके बाद मैं सवालों की बौछार किए जा रहा था और उसके अधूरे से जवाब मुझे मिलते जा रहे थे। वो बताना नहीं चाहती थी कि उस किले का पूरा राज क्या है, लेकिन मैंने कदम रखा उस रोशनी में। मैंने हिम्मत बना ली थी और वहाँ रोशनी में पैर रखते ही मुझे डर लग रहा था कब वो मुझ पर हमला कर दे। और उसी रोशनी में वो जैसे क्षण भर में मेरी आंखों के सामने आ गई, मेरे बिल्कुल करीब। वहाँ वो मुझे पकड़ सकती थी। वहाँ आकर वो मुस्कुराई और फिर से पीछे की तरफ जाना शुरू हो गई। उसने कहा, तुम डरे नहीं? मैंने हमला करने के लिए इतनी दूरी पार कर ली थी, मुझे लगा था तुम डर कर पीछे अंधेरे में भाग जाओगे। तुम डरे नहीं, आ जाओ, आग के करीब आ जाओ, डरो मत। तुम्हें मारने का मुझे कोई शौक नहीं है, ना तुम्हारा मैं खून पीना चाहती हूँ। पहले इंसान हो जो इतने करीब आए हो, कुछ बातें करते हैं। अब मैं उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछने लगा। वो इसी गांव में रहा करती थी, यहाँ पर काला जादू सीखा करती थी और उसके बाद गलती से इस तरफ आ गई और यहाँ फंस गई। मैंने उससे कहा, तुम छूट भी तो सकती हो, यहाँ से इस शाप से दूर चली जाओ, किसी तरह से तो बच सकती हो। तो उसने कहा, नहीं बच सकती, इस आग के इर्द गिर्द ही मैं रह सकती हूँ। इस आग से दूर जाऊंगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी। मैं आग के बाहर जा ही नहीं सकती, इसी कारण अंधेरे में तुम्हारे करीब नहीं आ सकती थी। जहाँ पर आग की रोशनी है, वो भी इस वाली आग की, वहीं तक मेरी हद है। मैं इस शाप से तभी बच सकती हूँ जब इस किले के तहखाने में पहुंचकर उस लकड़ी के बक्से को खोलूं जिसमें वो कागज़ रखा है। वो कागज़ शाप के कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। वहाँ पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है जो इस किले में मेरे 1000 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं यहाँ 1000 साल तक फंसी रहूँगी, तब तक तो मैं वैसे भी मर जाऊँगी। इसीलिए मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ। वहाँ आग से दूर जाए बिना मैं कैसे जाऊँ? वो बक्सा कैसे खोलूँ? मैंने मजाक में ही कह दिया, तुम नहीं खोल सकती तो कोई और खोल सकता है। उसकी आंखें चमक गई थी। तुम खोल दो, तुम अंदर जाकर उस बक्से को खोल दो, उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दो, मैं यहाँ से बाहर निकल आऊँगी। तुम्हारी सारी जिंदगी मदद करूँगी, बस इस शाप से मेरा पीछा छुड़ा दो। अगर इस शाप से मैं बच गई तो मेरी डायन की शक्तियाँ भी चली जाएंगी और मैं साधारण इंसान बन जाऊँगी। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो कर दो। मैं हिचकिचा रहा था, नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, वहाँ तो पिशाच है, पिशाच मुझे नुकसान पहुँचाएगा। तो उसने कहा, पिशाच से मत डरो, वो आग के करीब नहीं आता। एक मशाल ले जाओ, बस वो पिशाच तुमसे दूर ही रहेगा। उस बक्से को खोलकर उस कागज़ को फाड़ दो, मैं आज़ाद हो जाऊंगी और वो पिशाच भी खत्म हो जाएगा। मैं मना करता रहा लेकिन वो मुझ पर दबाव बनाती रही। उसने मुझे डराने की भी कोशिश की लेकिन मैं डरा नहीं। वो बार बार मेरे करीब आती और कहती, मैं तुम्हारा खून चूस जाऊंगी। तो मैं भी कहता, चूस लो, बढ़िया है, मैं किताब लिखूंगा और उसमें कहूँगा मैं पीड़ित हूँ, तुम्हारे बारे में बुरे से बुरा छापूंगा। इसके बाद वो निराश हो जाती। वो हर तरह की कोशिश करती कि मुझे उस किले के अंदर भेज दे। मैं मानता नहीं, लेकिन अंत में मुझे भी उस पर तरस आने लगा। वो गिड़गिड़ा कर मेरे पैरों में रो रही थी तो मैंने सोचा, ठीक है, वहाँ किले में जा ही आऊँगा। लेकिन क्या सच में उस आग में वो पिशाच असर नहीं करता? उसने कहा हाँ। तो मैंने मजाक मजाक में ही ये कह दिया,
लेकिन तुम इस आग से बाहर नहीं जा सकती। अगर मैं एक मशाल को पकड़ लूं और आग भी इसी आग से जलाऊं तो यही आग होगी जिसके साथ तुम भी चल सकती हो। तुम मेरे करीब आ सकती हो, मेरे साथ ही उस तय खाने तक जा सकती हो और वहां पर मैं आग जला दूंगा तो तुम उस कागज को खुद फाड़ सकती हो। उसने कहा, कितना अच्छा तरीका है। हाँ, अगर आग ही आगे चलने लगे जिसे मैं न आगे लेकर जा रही हूं तो मैं वहां जा सकती हूं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को मैं नहीं फाड़ सकती। वो काम तुम्हें करना होगा। मेरे पास इंसानी शक्तियां नहीं हैं। इसके बाद मुझे भी हौसला हो गया, क्योंकि आग अगर मैं वहां पर लेकर जाऊं तो ये डायन भी मेरा साथ देगी। अगर ये अच्छी हुई तो। मुझे इस पर भी शक था, लेकिन एक मशाल बनाकर उस आग को मैं आगे की तरफ ले जा रहा था। वो मुझे किले की तरफ ले जा रही थी और वो खंडहर किला किसी तरफ से साफ सुथरा नजर नहीं आ रहा था। कंटीली झाड़ियां लगी हुई थी। उस किले के अंदर उसकी कोई छत नहीं थी। वहां एक सीढ़ियां बनी हुई थी जो नीचे तय खाने की तरफ जाती थीं। उन सीढ़ियों पर कुछ मिट्टी थी जिसे हटाने में मुझे थोड़ा समय लगा और उस मशाल की रोशनी में वो मेरे साथ यहाँ तक आई जा रही थी। मैंने रास्ते में कई जगह पर लकड़ियाँ रख दी थीं ताकि वहाँ पर भी आग जली रहे और ये उसी मशाल से निकली आग होगी जिस कारण उस डायन की रेंज दूर दूर तक हो जाएगी। शायद इससे वो मेरी मदद कर पाए। हम उन सीढ़ियों से नीचे उतरे हुए थे और नीचे उतरते ही मुझे महसूस होना शुरू हो गया, आसपास उस डायन के सिवा भी कोई है। अपने आप कभी इधर से आवाज़ आती तो कभी उधर से, कभी कोई पत्थर गिर जाता तो कभी मिट्टी उड़ने लगती। वो बार बार मुझे कहती, लकड़ियाँ जलाकर रखो, आग बुझने मत देना, आग बुझी तुम्हारी जिंदगी खत्म। वहाँ वो डरावना सा एहसास आता जा रहा था, लेकिन एक खास चीज़ जो मेरे ध्यान में आई, नीचे पहुँचते ही वो मशाल ज़्यादा तेज़ी से जल रही थी। मैंने लंबी सी लकड़ी को जला रखा था जो बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जाए जा रही थी। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, यहाँ हर चीज़ बड़ी तेज़ हो रही थी। मैं कई लकड़ियों को उठाकर उसे भी जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आग किसी और लकड़ी को लग ही नहीं रही थी। पता नहीं यहाँ नीचे आने के बाद ये क्या हो गया था, जैसे कोई खास शक्ति यहाँ पर सब कुछ रोक रही थी। मेरा दिमाग तभी चलना शुरू हो गया, इस तरह से ये मशाल जल्दी जल जाएगी तो हमें आगे बढ़ना होगा। उसने कहा, यहाँ इस कमरे से आगे की तरफ वो छोटा सा कमरा है जिसमें लकड़ी का बक्सा बिल्कुल पीछो पीछ रखा हुआ है, जल्दी जाओ। मैं उसके साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो दरवाज़ा खोला हमने, तभी नीचे ज़मीन से जैसे कीड़ों के रेंगने की आवाज़ आने लगी। मुझे लग रहा था कोई आसपास है और संकरी सी गली में जब हम निकल रहे थे, आग बिल्कुल आसपास ही थी। रोशनी ज़्यादा दूर जा नहीं सकती थी क्योंकि गली संकरी थी, लेकिन उन ईंटों के आसपास से खुरचने की आवाज़ आ रही थी। ये वो पिशाच होगा जो इन ईंटों के पीछे होगा और रोशनी के कारण बस रुका हुआ होगा। मैं डरने लगा था, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तभी मैं भागने लगा। वो डायन भी मेरे साथ ही भाग रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। कभी कभी एक क्षण के लिए वो मुझसे बहुत आगे निकल जाती और दोबारा मुझसे मिलने के लिए जैसे पीछे की तरफ आती। अब उस दरवाजे को खोलकर आगे वो छोटा कमरा था, उसमें सामने लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था जिस पर पानी की बूंदें ऊपर से टपक रही थीं। वहाँ उस बक्से को बिल्कुल गीला देखकर ऐसा लगा जैसे कई सालों से उसे किसी ने हाथ न लगाया हो। मैंने उसे उठाया, जल्दी से खोला। उसके अंदर सच में एक कागज़ था। वो डायन मैं देख रहा था आसपास कहाँ है, लेकिन उस रोशनी के एक कोने में वो उस दरवाजे के बाहर थी और हर कोशिश कर रही थी। उसका कदम जैसे इस कमरे में पड़ नहीं रहा था। वो भाग कर आती, लेकिन किसी जैसे कांच की दीवार से टकरा जाती। मैं उस बक्से को लेकर उसके पास पहुंच गया। वो कहने लगी, इसे फाड़ना होगा, तभी मैं इस शाप से बच पाऊंगी। लेकिन मैंने कहा, तुम तो इस शाप से बच जाओगी, लेकिन क्या ये मशाल उतनी देर तक जल पाएगी कि मैं बाहर तक निकल पाऊं? उसने कहा, जल्दी से कागज़ को फाड़ दो, मैं बचना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर दफन नहीं होना चाहती। मैं भी समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ। मैंने सोचा जल्दी से इस कागज़ को फाड़ता हूँ और इस मशाल को लेकर बाहर की तरफ भागता हूँ। मैंने अपने हाथों से उस कागज़ को फाड़ दिया और वो डायन वहाँ से गायब हो गई।
शायद वो बाहर ही पहुंच गई होगी और आज़ाद हो गई होगी। मैं उस गली से भाग रहा था, लेकिन मेरे कदम जकड़े से जा रहे थे। आंखों के सामने से अंधेरा आ रहा था। मेरी नज़र उस मशाल पर थी। वो मशाल तेज़ी से जलती जा रही थी। वहाँ अंधेरा पड़ता जा रहा था। वहाँ पर वो पिशाच आने वाला था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे पैर जैसे जकड़ से गए। मुझे जैसे बेहोशी सी छाने लगी और मैं वहाँ पर बेहोश आ गिरा। कुछ समय बाद शायद मेरी आंखें खुलना शुरू हुईं। मैं आसपास देख रहा था और जैसे ही मेरा दिमाग चला कि मैं नीचे गया था मशाल लेकर, मेरे पैर कांपने शुरू हो गए। मैं यहाँ से भागूं, मैं जल्दी से बचकर बाहर निकलूं। तभी आसपास देखा मैंने, मैं पहले से ही बाहर पहुंचा हुआ था। मेरे सामने आग जली हुई थी। मैं उस आग के सामने बैठा था और वो लड़की उसी पेड़ के पास खड़ी थी, लेकिन वो अंधेरे में खड़ी थी। मैं जल्दी से यहाँ से भागने लगा। मैं उसकी तरफ भागा जा रहा था। वो उसी पेड़ के पास खड़ी थी और अंधेरे में थी, जबकि मैं रोशनी में था। उसके पास पहुंचकर मैं हाँफ रहा था, लेकिन मेरे मुंह पर एक मुस्कान थी। मैंने कहा, तुम बच गई, तुम आज़ाद हो गई, तुम शायद अब बाहर जा सकती हो। मैं तो अपने चेहरे पर मुस्कान रखे था, लेकिन उसका चेहरा उदास सा था। मैं जानना चाहता था, क्या हुआ, तुम जा सकती हो? लेकिन जैसे ही मैंने उस अंधेरे में पैर रखने की कोशिश की, मैं रख नहीं पा रहा था। उस आग की रोशनी से मैं आगे निकल ही नहीं पा रहा था। मैंने हर कोशिश कर ली, मैं वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके बाद मैंने उससे कहा, ये क्या, मैं भी यहां से जाना चाहता हूं, मैं यहां से निकल क्यों नहीं पा रहा, ये क्या हो रहा है? तो उसने कहा, मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पर किसी को तो जगह लेनी पड़ती है। समय समय पर हर कोई यहाँ पर आता है, डर कर भाग जाता है। जिसमें हिम्मत होती है वो राज खोलने के लिए अंदर जाता है, यहीं फंस जाता है। तुम भी इसके अगले भाग हो। मैं वहाँ रो रहा था, चीख रहा था, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये तुम्हारी जगह है, तुम छोड़कर मत जाओ। देखो, अपनी जगह लो और मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम मेरी मदद करो। लेकिन उसका उदास चेहरा मुझे मना किए जा रहा था। उसने कहा, यकीन करो, कोई ना कोई तो आएगा। यहाँ कम ही लोग आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। मैं भी 3 साल यहाँ पर फंसी रही हूँ, और तुम्हें पता है मुझसे पहले यहाँ कौन था? वो औरत जिसने तुम्हें यहाँ भेजा था। अब मैं भी आसपास के गांव में ही रहूँगी, लोगों को ढूंढूंगी, अपना काम करती रहूँगी, लेकिन यहाँ पर भेजूंगी ज़रूर तुम्हारी मदद के लिए। इंतज़ार करना, कोई आएगा ज़रूर। उसने बस इतना कहा और वो वहाँ से जाने लगी। मैं आवाज़ें लगा रहा था, उसे बुला रहा था, लेकिन वो वापस नहीं मुड़ी। यहाँ समय बीतता गया। सुबह होने का वक्त हो गया था। मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंसते जा रहे थे। मैं यहीं मिट्टी के आगोश में जा रहा था, दफन हो रहा था। मैं जान गया था, मैं शापित हो चुका हूँ। मैं पुरुष से स्त्री बन गया था, इंसान से डायन बन गया था और यहीं पर फंस गया था। कोई जब आएगा मेरी मदद के लिए, मुझे उसको ठगना होगा। जो भी यहाँ मदद के लिए नहीं आएंगे, उनका मैं खून चूसा करूँगा। मैं भी यहाँ पर एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन गया हूँ। जिस दिन मैं बचूंगा, उस दिन किताब पूरी करूँगा।